पुतिन ने आज से 1 महीने पहले यह सोचा होगा कि 6 दिन 7 दिन के अंदर यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुतिन ने यह सोचा था कि कीव पर तो 24 घंटे के अंदर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुतिन को यह लगा था कि ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कई मिस कैलकुलेशंस हुई हैं, जिनमें हजारों सैनिकों की जान गई है दोनों ही तरफ से। लेकिन पुतिन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी सोच यह है कि उनके खिलाफ महिलाएं भी खड़ी हो गई हैं। हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन वॉर जोन सायरन बज गया है। रशिया का केमिकल हमला असली खतरा है, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। मारियोपोल में अब तक 2400 नागरिकों की मौत हुई है, यह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है। पूरे यूक्रेन में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रशिया यूक्रेन जंग का 29वां दिन। नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग की है और ब्रसेल्स में नेटो की आपात बैठक हो रही है। अब सवाल यह है कि पुतिन आगे क्या करने वाले हैं। पुतिन आगे बक विस्फोट करेंगे। ये बक विस्फोट है क्या, ये कौन सी मिसाइल है, इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। और आपको वॉर जोन में लेकर के चलते हैं, जहां पर वर्चुअल मीडियम से हम आपको समझाते हैं कि ये आखिरकार बक मिसाइल क्या है, जिसे अब आगे पुतिन इस्तेमाल करने वाले हैं यूक्रेन के खिलाफ। बक मिसाइल मीडियम रेंज की शक्तिशाली मिसाइल कही जाती है बक। SA-17S और ड्रिजल्स नाम से भी जानी जाती है बक। 72,000 फीट तक मार कर सकती है बक मिसाइल। बक की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक साथ कई टारगेट भेजती है बक। 90 से 95% मारक क्षमता से लैस है बक मिसाइल। रडार स्टेशन से ही टारगेट सेट कर देती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका दुश्मन है उसका रडार भी बक मिसाइल के सामने फेल हो जाता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने क्या नई गुहार लगाई है, ये भी सुनिए। Показують, що народи Європи і Америки нас підтримують. Я вдячний усім вам за це, вдячний від імені України. Кожному в Євросоюзі, США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас, підтримку свободи, за підтримку України. Впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні і політики. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर, 4000 रशियन सैनिकों को हमने खदेड़ दिया, यह दावा है यूक्रेन का। वहीं रशिया यह दावा कह रहा है कि घातक हथियार हमने नष्ट किए हैं जो यूक्रेन के अंदर थे। रशिया ने समंदर से हथियार डिपो पर निशाना साधा है। कीव पर लगातार रशिया के गोले बरस रहे हैं। रूसी हमलों में चेर्निहिव में भारी तबाही मची है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बक मिसाइल से हमले की किस तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन बक मिसाइल के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला इससे पहले किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, अब आप ये देखें। खतरनाक मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। रशियन भाषा में किंजॉल का मतलब क्या होता है, अब आप ये भी देखें। खंजर। खंजर क्यों? खंजर की तरह ही टारगेट को भेदती है किंजॉल मिसाइल। 2018 में रशियन सेना में शामिल हुई किंजॉल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, पुतिन इसे कहते हैं आइडियल वेपन। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस है किंजॉल। आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला। एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल कर देती है हाइपरसोनिक मिसाइल। जमीन से समुद्र तक सटीक हमला करती है हाइपरसोनिक मिसाइल किंजॉल। अगली बड़ी खबर, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर एक्शन में नेटो की सेना आ गई है। यूक्रेन के सैन्य गोदाम पर रशिया ने मिसाइल अटैक किया है। जर्मन चांसलर ने रशिया से हमला रोकने की गुजारिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो एक्शन में आ गया है। यूक्रेन के जितने सैन्य गोदाम हैं वहां पर रशिया मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन नेटो भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। जंग हो रही है यूक्रेन में, और जंग करने वाला कौन? रशिया। जंग कराने वाले कौन? व्लादिमीर पुतिन। लेकिन बाल्टिक देशों में एक मुल्क है जिसका नाम है एस्टोनिया। यहां की 500 महिलाएं एकाएक तैयार हो गई हैं पुतिन के खिलाफ। क्यों हुई है पुतिन के खिलाफ, आप जानना ही चाहेंगे। जानते हैं आप, ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि पुतिन की सेना का सामना किया जा सके। अगर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है पुतिन की सेना की तरफ से, तो एस्टोनिया की महिलाओं को पुतिन से डर क्यों लग रहा है? इन्होंने हथियार क्यों उठा लिए हैं? ये मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों ले रही हैं? रिपोर्ट।
ये बर्बादी, ये तबाही, ये झुलसती इमारतें, ये सुलगते मैदान, ये बमों से बिखरे स्कूल, ये बारूद की भेंट चढ़े अस्पताल, और पलायन को मजबूर लाखों लोग। ये तस्वीरें अब रूस और यूक्रेन से सटे बाल्टिक देशों को डराने लगी हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, रूस से सटे इन देशों में बारूद की दुर्गंध का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर हुआ है। बिलखते बच्चों के रोने की आवाजों ने बाल्टिक देशों की महिलाओं को सावधान कर दिया है। मृत बच्चों की याद में रखे लवीव शहर के इन खाली स्ट्रोलर्स ने भी बाल्टिक देशों की महिलाओं को झकझोर दिया है। अब हालात इस मोड़ पर हैं कि आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, कल इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन के इरादों की भनक बाल्टिक देशों की महिलाओं को लग गई है। यहाँ की महिलाएं जान गई हैं कि जो हाल 2014 में क्रीमिया का हुआ था, जो हाल 2022 में यूक्रेन का हुआ, अब अगला नंबर बाल्टिक देशों का है। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें यह कहना है यूक्रेन पर रशिया ने अब तक दागी है 1200 मिसाइल। युद्ध में 64 हेल्थ केयर सेंटर पर हमला किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह दावा है। रशिया के सोने के भंडार फ्रीज कर सकता है अमेरिका। मारियोपोल में रशिया यूक्रेन के बीच स्ट्रीट फाइट भी शुरू हो गई है। कीव में भीषण बमबारी में रशियन पत्रकार की मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था ना कि एस्टोनिया में आम औरतों ने हथियार उठा लिए हैं, जंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। जानते हैं आप, इनमें कोई बहन है, कोई माँ है, कोई चाची है, कोई मामी है, कोई घर का काम करने वाली है, कोई डॉक्टर है, कोई सरकारी अधिकारी है, लेकिन सबका एम, सबका ध्येय सिर्फ एक कि एस्टोनिया को बचाना है। और हर एक महिला ये जानती है कि आगे यूक्रेन तक पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। अगर यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो फिर आगे एस्टोनिया की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी खतरा सिर पर है। उससे पहले अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी सरहद को ठीक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इन महिलाओं ने हथियार उठाए। जबरदस्त रिपोर्ट है ये, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया की, जिसके उत्तर में फिनलैंड खाड़ी है, पश्चिम में बाल्टिक सागर है, दक्षिण में लातविया और पूर्व में इसकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। और ये कारण काफी है इनकी बर्बादी के लिए। यही वजह है कि एस्टोनिया की आम महिलाओं ने जंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इन महिलाओं में कोई माँ है, कोई घरेलू है, कोई कामकाजी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। लेकिन अब ये सब एस्टोनिया की महिलाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि यूक्रेन जैसा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। Or that if I'm needed, if I need to actually fight, I will fight. 500 new applicants have signed up since the start of the conflict. Tensions are high in the Baltic states, once ruled from Moscow. यहाँ इस वक्त 500 से ज्यादा महिलाओं ने जंग की ट्रेनिंग के लिए आवेदन दिया है, ताकि मुसीबत के वक्त ये अपने परिवार, अपने देश की हिफाजत करने में पीछे ना रहें। Most of us in Baltic are living right now in frightening situation because it's just not normal what's going on, and we have to prepare. I think I just can't sit and wait to see if something happens. The training is taking place a few miles away from an airbase where NATO allies' planes are deployed. Unlike Ukraine, the Baltic states are part of the organization. NATO's treaty states other members will help them if they're attacked. Estonia's prime minister has said the country is not feeling a direct military threat. But the volunteer group's deputy chair, Helen Alas, says it's better to be safe than sorry. इनकी मदद करने के लिए नेटो ने भी अपने जवानों को यहाँ भेज दिया है। वो अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ यहाँ तैनात हो गए हैं। हालांकि एस्टोनिया की प्रधानमंत्री को लगता है कि फिलहाल तो सीधा कोई खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे हालात हैं उसको देखते हुए तैयार रहने में क्या हर्ज है।
वहीं अभी अभी नेटो ने एक दावा कर दिया है कि रशिया के 7 से 15,000 सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं। सिर्फ रशिया ने ही कयामत नहीं ढाई है, बल्कि रशियन फौजियों पर भी प्रलय टूटी है। चीन को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे, ये कहना है स्टॉल्टनबर्ग का, यानी नेटो का ये बयान सामने आया है। पुतिन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नेटो चीफ का ये कहना है। यूक्रेन को के जवाब को रशिया समझ नहीं पा रहा, यानी रशिया को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध में वही जीतेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एस्टोनिया की जिन महिलाओं की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, आपको यह हो रहा होगा कि ये महिलाएं इतनी अवेयर कैसे हैं, क्यों अपने देश को लेकर के इतना ज्यादा सोचती हैं। इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि एस्टोनिया ज्यादातर वक्त में आजाद नहीं रहा। कभी ये रशिया का यहाँ पर कब्जा रहा, कभी ये जर्मनी का हिस्सा रहा, कभी सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहा। हालांकि 1991 एक साल ऐसा आया था जब ये आज़ाद मुल्क बना, लेकिन फिर यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, कभी नेटो में शामिल हो गया। और यही एक वजह है कि ये महिलाएं जानती हैं कि हमारी आज़ादी बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं अगर यूक्रेन पर पुतिन ने कब्जा कर लिया। रिपोर्ट देखिए। एस्टोनिया की महिलाओं में जंग को लेकर बड़ी जागरूकता इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखी गई थी। I never realized that I have this inner urge to protect my country. आइए आपको बताते हैं कि एस्टोनिया की महिलाओं की इस जागरूकता का कारण क्या है। एस्टोनिया पर खतरा क्यों है। 1940-41 में यहाँ रूस का कब्जा था। 1941-1944 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया। फिर 1944 से 1991 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। अगस्त 1991 में जाकर इसे स्वतंत्र देश का तमगा मिला। मई 2004 में ये देश यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। मई 2004 में नेटो का सदस्य बना। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में भी शामिल हुआ। साफ है, यूरोपीय संघ में और नेटो में एस्टोनिया का शामिल होना, ये दोनों बातें अखंड रूस का सपना संजोए व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी रुकावट है। यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद का प्लान जब से लीक हुआ है, एस्टोनिया की महिलाएं जंग की ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रशिया और यूक्रेन की एक जंग चल रही है, लेकिन एक जंग चल रही है पाकिस्तान में भी। ये जंग हालांकि हथियार से तो नहीं लड़ी जा रही, लेकिन ये जंग है इमरान को बेदखल करने की। ये जंग है तख्ता पलट की। इस जंग में इमरान कहां खड़े हैं? क्या चंद घंटे के बाद इमरान की सरकार गिरने वाली है? सवाल बड़ा है। इमरान का अच्छा लीडर है। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का हमने आपको बताया था ना कि पाकिस्तानी फौज ने और जनरल बाजवा ने सीधे तौर पर इमरान खान से ये कह दिया है कि जैसे ही ओआईसी की मीटिंग ओवर होती है, आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या इमरान ऐसा करेंगे? इमरान लड़ेंगे या फिर अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? बड़ी खबर, सियासी पिच छोड़ने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है। इमरान खान ने सीधे कह दिया, इस्तीफा नहीं दूंगा, वोटिंग से पहले अपने पत्ते खोलूंगा। इमरान के 21 और सांसद इस बीच बाकी हो गए हैं। इमरान सिर्फ गुंडागर्दी से जीत सकते हैं, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। इमरान का गेम ओवर हो चुका है। मरियम नवाज इससे पहले भी कह चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी सांसद है, नाम है बासित बुखारी। इमरान खान की पोल खोलने का बीड़ा उठाया है। कैसे, देखिए। चंद सवाल करता हूं, वो ऑन ओथ कह दें उनको इन चीजों का नहीं पता। ठीक है, ठीक है सर। पहला सवाल ये है कि जो पीएम हाउस में पोस्टिंग ट्रांसफर्स पंजाब हुकूमत में होती रही,
और जो पीएम हाउस से ऑर्डर्स पंजाब हुकूमत को जाते रहे और उन पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जो पैसे आते जाते रहे, क्या इनका खान साहब को मालूम नहीं? पहला एक सवाल, इसका हल्फ चक्कर दे दें जवाब। क्या सीएम पंजाब ने या उसके भाइयों ने जो पंजाब में करप्शन की है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स एसएचओज लेवल तक उनके भाइयों ने पैसे लिए हैं, इरिगेशन में, फॉरेस्ट में, हर डिपार्टमेंट में, थोड़े थोड़े छोटी छोटी पोस्टिंग ट्रांसफर्स में। मैं समझता हूं माजी में किसी सीएम ने इतने छोटे लेवल में भी पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे नहीं खाए होंगे, उनके भाइयों ने, उसकी फैमिली ने, उसके फादर इन लॉ ने। क्या इसका इमरान खान साहब मुझे ऑन ऑथ जवाब दे देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था? क्या फरा गुजर साहिबा के घर पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनके घर पे छापा भी पड़ा था, फिर वो बात दबा दी गई थी, काफी हद तक करोड़ों रुपए रिकवर हुए थे। और क्या फरा साहिबा ने जो कुछ किया, क्या खान साहब को नहीं पता?